हेलो स्टूडेंट्स, आइए एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं चैप्टर 7 का। ठीक है, ओजोन। ठीक है, ओजोन जिसका फार्मूला O3 होता है और यह ऑक्सीजन का अपरूप होता है। तो ओजोन क्या होता है? ओजोन ऑक्सीजन का अपरूप है और यह इतनी क्रियाशील होती है कि समुद्र तल की ऊंचाई पर यह लंबे समय तक वातावरण में नहीं रहती है। ठीक है, यह किसी न किसी से अभिक्रिया कर लेती है। तो आप देख रहे हैं कि ओजोन जो है वो ऑक्सीजन का अपरूप है और यह इतनी क्रियाशील होती है कि समुद्र तल की ऊंचाई पर लंबे समय तक वातावरण में नहीं रहती है, अर्थात यह किसी न किसी से रिएक्शन कर लेती है। लगभग 20 किलोमीटर ऊंचाई पर यह सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायुमंडलीय ऑक्सीजन से बनती है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि 20 किलोमीटर ऊंचाई पर सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ऑक्सीजन जो होता है वह आपस में मिलकर O3 का निर्माण करता है। तो ओजोन क्या होता है? ओजोन ऑक्सीजन का अपरूप है। ओजोन ऑक्सीजन का अपरूप है और यह इतनी क्रियाशील है कि समुद्र तल की ऊंचाई पर यह लंबे समय तक वातावरण में नहीं रहता है। ठीक है, यह लगभग 20 किलोमीटर ऊंचाई पर सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायुमंडल के ऑक्सीजन द्वारा बनता है। ठीक है, यह ओजोन परत भूपृष्ठ को पराबैंगनी विकिरणों की अधिक मात्रा से बचाती है। तो आप देख रहे हैं कि जो 20 किलोमीटर की ऊंचाई पर ओजोन की परत पाई जा रही है, ओजोन की लेयर पाई जा रही है, वह जो है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को पृथ्वी पर आने से रोकती है, भूपृष्ठ पर आने से रोकती है। ठीक है, तो यह ओजोन परत भूपृष्ठ को पराबैंगनी विकिरणों की अधिक मात्रा से बचाती है कि पराबैंगनी विकिरण जो है भूपृष्ठ पर न आने पाए, उसकी मैक्सिमम अमाउंट न आने पाए। ठीक है, उसको रोकने का काम किसका होता है? ओजोन परत का होता है। अब आइए देखते हैं ओजोन कैसे बनाते हैं, मेथड ऑफ प्रिपरेशन के बारे में, विरचन के बारे में। ऑक्सीजन की एक मंद शुष्क धारा, ठीक है, तो ऑक्सीजन की एक मंद शुष्क धारा नीरव वैद्युत विसर्जन से गुजारे जाने पर ओजोन में परिवर्तित हो जाती है। तो आप देख रहे हैं कि ऑक्सीजन की एक मंद शुष्क धारा को अगर नीरव वैद्युत विसर्जन से गुजारें तो वह जो है ओजोन में कन्वर्ट हो जाती है। कितना? 10%। ठीक है, 10% जो है ऑक्सीजन जो है ओजोन में कन्वर्ट हो जाती है। समीकरण आप देखें, 3O2 चेंज हो जाएगा 2O3 में। ठीक है, इसके लिए जो चेंज इन एंथैल्पी डेल्टा H है, ठीक है, 298 केल्विन पे वो आता है प्लस 142 किलोजूल पर मोल। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि ऑक्सीजन कैसे, ओजोन कैसे बनाते हैं? ऑक्सीजन की एक मंद शुष्क धारा को नीरव वैद्युत विसर्जन किया जाता है जिससे ऑक्सीजन जो है ओजोन में परिवर्तित हो जाता है। क्योंकि ऑक्सीजन से ओजोन का विरचन एक ऊष्मा शोषी प्रक्रम है। ऑक्सीजन से आप देख रहे हैं ओजोन बन रहा है, लेकिन इसमें डेल्टा H का मान जो है वो प्लस में आ रहा है, प्लस 142 किलोजूल पर मोल। अर्थात इस डेल्टा H के मान को देखने से हमें यह पता लग रहा है कि ओजोन का बनना जो है एक ऊष्मा शोषी प्रक्रम है। ठीक है, ऊष्मा शोषी प्रक्रम है, इसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है। अतः इसके विरचन में नीरव वैद्युत विसर्जन का उपयोग आवश्यक है। ठीक है, इसको बनाने के लिए नीरव वैद्युत विसर्जन का उपयोग आवश्यक है ताकि इसका विघटन न हो। यह एक ऊष्मा शोषी प्रक्रम है और इसको बनाने के लिए नीरव वैद्युत विसर्जन का उपयोग आवश्यक है। ठीक है, क्यों आवश्यक है? ताकि इसका विघटन न हो। ठीक, यदि ओजोन की 10% से अधिक सांद्रता की आवश्यकता हो, ठीक है, तो ओजोनित्रों की बैटरी का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो अगर ओजोन जो है 10% से अधिक सांद्रता का ओजोन चाहिए तो इसके लिए क्या करते हैं? ओजोनित्रों की बैटरी का उपयोग किया जाता है। शुद्ध ओजोन को एक द्रव ऑक्सीजन में घिरे पात्र में संघनित किया जा सकता है। तो आप देख रहे हैं कि जो प्योर ओजोन होता है उसको 385 केल्विन क्वथनांक, ठीक है, प्योर ओजोन जो है, शुद्ध ओजोन है, उसका क्वथनांक कितना होता है? 385 केल्विन होता है। इसको जो है एक द्रव ऑक्सीजन से घिरे पात्र में संघनित किया जा सकता है। द्रव ऑक्सीजन से घिरे पात्र में इसको ओजोन को संघनित किया जा सकता है। ठीक है,
तो यह आप देख रहे हैं कि मेथड ऑफ प्रिपरेशन ओजोन को कैसे बनाया जाता है। तो इसमें आपने देखा ऑक्सीजन की एक शुष्क, ठीक है, ऑक्सीजन की एक मंद शुष्क धारा वैद्युत विसर्जन से गुजारे जाने पर ओजोन में परिवर्तित हो जाता है। और यह जो है ऑक्सीजन से ओजोन का बनना एक ऊष्माशोषी प्रक्रम है, ठीक है, इसलिए इसके विरचन में नीरव वैद्युत विसर्जन का उपयोग आवश्यक है ताकि विस्फोट न हो। ठीक है, यदि ओजोन की 10% से अधिक सांद्रता की आवश्यकता हो तो ओजोनित्रों की बैटरी का उपयोग किया जाता है। ठीक है, शुद्ध ओजोन को एक द्रव ऑक्सीजन से भरे पात्र में संघनित किया जा सकता है। ठीक है, अब आइए देखते हैं ओजोन के गुण के बारे में। ओजोन का क्या गुण होता है, ध्यान दें। शुद्ध ओजोन एक हल्की पीत नीली गैस, गहरा नीला द्रव तथा बैगनी काला ठोस होता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं जो शुद्ध ओजोन होता है वह जब गैस के रूप में होता है तो कैसा होता है, हल्का पीत नीला गैस होता है। ठीक है, हल्का पीत नीली गैस होती है, लेकिन द्रव के रूप में यह गहरा नीला होता है और ठोस के रूप में जब ओजोन होता है तो बैगनी काला होता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि ओजोन जो है वो गैस के रूप में अलग कलर का है। ठीक है, पीत नीली गैस, ठीक है, पीत कलर का है, पीत नीली गैस, हल्का पीला जो है, नीला भी है, हल्का पीला भी है। इस कलर का जो है गैस अवस्था में ओजोन होता है, जबकि जब यह द्रव अवस्था में होता है तो गहरा नीले कलर का होता है, और जब यह ठोस अवस्था में हो तो बैगनी काले कलर का होता है। ओजोन की अभिलक्षणिक गंध होती है। ठीक है, ओजोन की क्या होता है, एक अभिलक्षणिक गंध होती है और थोड़ी मात्रा में यह हानिकारक नहीं होती है। तो आप देख रहे हैं कि ओजोन जो है वह थोड़ी मात्रा में हानिकारक नहीं है, लेकिन यदि इसकी सांद्रता जो है 100 ppm, ठीक है, इसकी सांद्रता जो है 100 भाग प्रति मिलियन अर्थात 100 ppm से अधिक बढ़ जाए तो सांस लेने में असुविधा होती है, जिससे सिर दर्द और मितली उत्पन्न होती है। तो आप देख रहे हैं कि ओजोन की जो है अगर कम मात्रा है तो वह हानिकारक नहीं होती है, लेकिन यदि सांद्रता जो है 100 ppm से अधिक बढ़ जाए तो सांस लेने में असुविधा होने लगती है, सिर दर्द होने लगता है और उल्टी उत्पन्न होती है, मितली उत्पन्न होती है। ठीक है, अब आइए देखते हैं कुछ रासायनिक गुण के बारे में इसके। ओजोन ऊष्मागतिकीय रूप से ऑक्सीजन की तुलना में अस्थायी है। ठीक है, ऑक्सीजन जो है वो क्या होता है, अस्थायी होता है, लेकिन ओजोन जो है अगर उसको ऊष्मागतिकीय रूप में देखा जाए तो ऑक्सीजन की तुलना में ओजोन क्या होता है, अनस्टेबल होता है, अस्थायी होता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसके ऑक्सीजन में विघटन से ओजोन किस में टूट जाता है, ऑक्सीजन में, इसके ऑक्सीजन में विघटन से ऊष्मा मुक्त होती है। जब ओजोन जो है ऑक्सीजन में टूटता है तो उससे क्या होता है, ऊष्मा मुक्त होती है और एंट्रोपी में वृद्धि होती है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि ऊष्मागतिकीय रूप से ओजोन जो है वो ऑक्सीजन की तुलना में अस्थायी है। क्यों, क्योंकि जब ऑक्सीजन में इसका विघटन होता है, ठीक है, तो ऊष्मा मुक्त होती है, ऊष्मा निकलती है, डेल्टा एच ऋणात्मक होता है और उस अवस्था में जो है एंट्रोपी धनात्मक हो जाती है, डेल्टा एस क्या हो जाती है, धनात्मक हो जाती है। दोनों प्रभाव एक दूसरे को प्रबलित करते हैं। ठीक है, यह जो डेल्टा एच ऋणात्मक हो रहा है और डेल्टा एस धनात्मक हो रहा है, यह दोनों प्रभाव एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, प्रबलित करते हैं, दूसरे को बढ़ाने का काम करते हैं, जो इसके ऑक्सीजन में परिवर्तन के लिए गिब्स ऊर्जा डेल्टा जी परिवर्तन को अधिक ऋणात्मक मान देते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि डेल्टा एच का ऋणात्मक होना और डेल्टा एस का धनात्मक होने से डेल्टा जी क्या हो जाता है, ऋणात्मक हो जाता है। तो डेल्टा जी के ऋणात्मक होने से अभिक्रिया आगे बढ़ जाती है और ओजोन जो है ऑक्सीजन में टूट जाता है। ठीक है, आप सूत्र पढ़े हैं गिब्स ऊर्जा चेंज का, डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। अगर डेल्टा एच ऋणात्मक हो जाए, ठीक है, और टी डेल्टा एस अर्थात डेल्टा एस अगर धनात्मक हो जाए तो डेल्टा जी क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। जब डेल्टा जी ऋणात्मक हो जाएगा तो अभिक्रिया प्रोसीड कर जाएगी और ओजोन जो है ऑक्सीजन में टूट जाएगा। इसलिए यह वास्तव में आश्चर्यजनक नहीं है। ठीक है, यह आपको आश्चर्य नहीं करना चाहिए कि ओजोन की उच्च सांद्रता भयंकर विस्फोट हो सकती है। अगर ओजोन जो है उच्च सांद्रता में रखी गई है तो वह ओजोन जो है डेल्टा एच ऋणात्मक होने के कारण, डेल्टा एस धनात्मक होने के कारण, डेल्टा जी ऋणात्मक होने के कारण जो है उसमें भयंकर विस्फोट हो सकता है, ओजोन जो है ऑक्सीजन में चेंज हो सकती है।
ठीक है ना, क्योंकि जब ओजोन जो है ऑक्सीजन में विघटन होता है तो उष्मा मुक्त होती है, और जब उच्च सांद्रता में आप ओजोन रखेंगे तो ओजोन जो है ऑक्सीजन में चेंज होगा, जिससे भयंकर उष्मा निकलेगी, भयंकर विस्फोट हो सकता है। ठीक है, यह बहुत आसानी से नवजात ऑक्सीजन मुक्त करने के कारण प्रबल ऑक्सीकारक होती है। आप देख रहे हैं कि ओजोन जो है वह प्रबल ऑक्सीकारक के रूप में भी काम करती है, क्योंकि यह आसानी से नवजात ऑक्सीजन को अलग करती है। O3 से O अलग हो जाएगा तो O3 एरो O2 प्लस O, तो यह जो ऑक्सीजन निकला है इसको नवजात ऑक्सीजन कहते हैं। तो आप देख रहे हैं कि ओजोन जो है बहुत आसानी से नवजात ऑक्सीजन मुक्त करने के कारण एक प्रबल ऑक्सीकारक होती है। जैसे देखें ध्यान से, उदाहरण इसके लिए ऑक्सीकारक का, यह लेड सल्फाइड को लेड सल्फेट में, देखें यहाँ पे लेड सल्फाइड है PbS लेड सल्फाइड है, इसको ओजोन जो है किस में चेंज कर दे रही है, लेड सल्फेट में, और ऑक्सीजन बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ओजोन किसका काम कर रही है, प्रबल ऑक्सीकारक का। उसी तरह से आयोडाइड आयनों का आयोडीन में इस ऑक्सीकृत कर देती है। ठीक है, यह आपका आयोडाइड आयन है 2I-, इसको यह ऑक्सीकृत कर देगी किसमें, I2 में। तो आप देख रहे हैं कि ओजोन जो है एक प्रबल ऑक्सीकारक होता है, जो लेड सल्फाइड को लेड सल्फेट में चेंज कर देता है और आयोडाइड आयनों को आयोडीन में ऑक्सीकृत कर देता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आगे देखते हैं। देखिए ध्यान से, जब ओजोन बोरेट बफर, ठीक है, जिसका pH होता है 9.2, उभय प्रतिरोधी होता है। जब ओजोन बोरेट बफर से उभय प्रतिरोधित पोटेशियम आयोडाइड विलयन के आधिक्य में, ठीक है, उभय प्रतिरोधित पोटेशियम आयोडाइड विलयन के आधिक्य से अभिक्रिया कराते हैं तो आयोडीन मुक्त होती है। तो आप देख रहे हैं कि जब ओजोन को बोरेट बफर से उभय प्रतिरोधी पोटेशियम आयोडाइड विलयन के आधिक्य में अभिक्रिया कराते हैं तो आयोडीन मुक्त होती है, जिसका मानक सोडियम थायोसल्फेट विलयन के साथ अनुमापन किया जा सकता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि जब ओजोन बोरेट बफर से उभय प्रतिरोधित पोटेशियम आयोडाइड विलयन के आधिक्य में अभिक्रिया करती है तो आयोडीन मुक्त करती है, आयोडीन मुक्त होती है, और जिसका जो है मानक सोडियम थायोसल्फेट विलयन के साथ अनुमापन किया जा सकता है। यह ओजोन गैस का आकलन की मात्रात्मक विधि है। तो आप देख रहे हैं कि ओजोन कितने अमाउंट में है, उसका आप मात्रात्मक आकलन करना चाहते हैं, तो ओजोन गैस के मात्रात्मक आकलन के लिए आप जो है ओजोन को बोरेट बफर, ठीक है, ओजोन को बोरेट बफर से, बोरेट बफर क्या होता है, उभय प्रतिरोधी होता है, जिसका pH 9.2 होता है। ठीक है, तो जब ओजोन बोरेट बफर से उभय प्रतिरोधित पोटेशियम आयोडाइड के विलयन के आधिक्य में अभिक्रिया करती है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर पोटेशियम आयोडाइड विलयन का क्या है, अधिक मात्रा है, पोटेशियम आयोडाइड विलयन की अधिक मात्रा है, और ओजोन किससे अभिक्रिया कर रहा है, बोरेट बफर से। तो जब ओजोन जो है बोरेट बफर से, ठीक है, पोटेशियम आयोडाइड की अधिक मात्रा में अभिक्रिया करता है तो आयोडीन मुक्त होता है। ठीक है, जिसका मानक सोडियम थायोसल्फेट विलयन के साथ अनुमापन किया जा सकता है, और यह ओजोन के आकलन की मात्रात्मक विधि है। ठीक है, प्रयोग दर्शाते हैं कि नाइट्रोजन के ऑक्साइड, विशेष रूप से नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड NO, ठीक है, ओजोन के साथ अत्यधिक तीव्रता से संयुक्त होते हैं। तो आप देख रहे हैं कि जो नाइट्रोजन का ऑक्साइड है, विशेष रूप से नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड अर्थात NO, यह ओजोन के साथ जो है अत्यधिक तीव्रता से संयुक्त होता है, जुड़ता है। अतः यह संभव है कि सुपरसोनिक जेट विमानों के निकास तंत्र से, ठीक है, सुपरसोनिक जेट विमानों के निकास तंत्र से उत्सर्जित नाइट्रोजन ऑक्साइड ऊपरी वायुमंडल में ओजोन परत की सांद्रता में मंद गति से क्षरण कर रही हो। तो आप देख रहे हैं जो सुपरसोनिक विमान होते हैं उनके इंजन से जो है नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस निकलता है। ठीक है, सुपरसोनिक जेट विमानों के निकास तंत्र से नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस निकलता है, जो क्या करेगा, जो ऊपरी वायुमंडल में उपस्थित ओजोन से अभिक्रिया कर लेगा, जिससे ओजोन परत क्या होगी,
पतली होने लगेगी, उनका क्षरण होने लगेगा। ठीक है, यह ऐसा होना संभव है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं यह आपका नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड है जो सुपर जेट विमानों से निकलता है, और यह आपके ऊपरी परत पर, ठीक है, पाई जाने वाली 20 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाई जाने वाली ओजोन गैस है। इससे जो है नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड की क्रिया होती है, जिससे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस बनता है। इससे ओजोन की परत क्या होगी, पतली होने लगेगी, उसका क्षरण होने लगेगा मंद गति से। ठीक, इस ओजोन परत को दूसरा खतरा संभवतया फ्रेयान के उपयोग से है। ठीक है, इस ओजोन परत की जो दूसरा खतरा किससे है, फ्रेयान के उपयोग से है, जिसका उपयोग एरोसॉल स्प्रे तथा प्रशीतकों के रूप में किया जाता है। तो आप देख रहे हैं ओजोन का पहला खतरा आपको संभवतः बताया गया कि जो सुपरसोनिक जेट विमान होते हैं उनसे जो है नाइट्रोजन ऑक्साइड निकलता है, NO निकलता है, जो वायुमंडल में ओजोन परत की सांद्रता से, ठीक है, ओजोन परत से अभिक्रिया करता है, जिससे उसकी सांद्रता धीरे धीरे कम हो रही है। दूसरा आपने देखा ओजोन परत के खतरा जो है वो फ्रेयानों के उपयोग से है। फ्रेयान का उपयोग जो है एरोसॉल स्प्रे और प्रशीतकों के रूप में किया जाता है, AC में किया जाता है। ठीक है, अब आइए देखते हैं ओजोन अणु की स्ट्रक्चर के बारे में। ओजोन अणु की स्ट्रक्चर कैसा होता है। ओजोन अणु में 2 ऑक्सीजन आबंध लंबाइयां समान होती है। ठीक है, ओजोन अणु में ने 2 ऑक्सीजन जो बंध की लंबाई होती है वो क्या होती है, समान होती है, 128 पिकोमीटर होती है। ओजोन अणु में 2 ऑक्सीजन आबंध लंबाइयां समान होती हैं। ठीक है, 128 पिकोमीटर जैसा कि अपेक्षित है। और अणु कैसा होता है, कोणीय होता है। अणु जो है कोणीय होता है, और इसमें बंधक कोण लगभग 117 डिग्री के होते हैं। इसका बंधक कोण लगभग कितना होता है, 117 डिग्री का होता है। ठीक है, इसकी जो 2 प्रमुख अनुनादी संरचनाएं होती हैं ओजोन की, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ऑक्सीजन के बाद 2 बंध है, फिर जो है यहाँ पर जो है यह बंध यहाँ आ जाएगा, इधर बंध बनेगा, तो इधर जो है आपका 2 बंध हो जाएगा, इधर सिंगल बंध हो जाएगा। तो यह दोनों अनुनादी स्ट्रक्चर हैं जो एक दूसरे में चेंज होते रहते हैं। ठीक है, लेकिन इसका ओरिजिनल जो स्ट्रक्चर होता है उसको हम बुक पे नहीं बना सकते हैं। ठीक है, उसमें ऑक्सीजन की लंबाइयाँ बराबर होती हैं, और वह होती हैं 128 पिकोमीटर, और अणु कोणीय होता है, और उनका बंधक कोण होता है 117 डिग्री का। ठीक है, अब आइए देखते हैं ओजोन का क्या यूज होता है, ओजोन का उपयोग। ठीक है, तो आइए देखते हैं ओजोन का क्या यूज है, ओजोन का क्या उपयोग है। तो देखें स्टूडेंट्स, ओजोन जो है इसका उपयोग एक जर्मनाशी के रूप में कीटाणु विसंक्रास, ठीक है, कीटाणु जो है विसंक्रासी तथा जल को रोगाणु रहित करने में उपयोग किया जाता है। तो आप देख रहे हैं ओजोन का उपयोग जो है जर्म को मारने के लिए, ठीक है, जर्मनाशी के रूप में, ठीक है, कीटाणु विसंक्रासी के रूप में, कीटाणुओं को हटाने के लिए, कीटाणुओं को मारने के लिए इस ओजोन का यूज किया जाता है। और इसके अलावा जो है इसका यूज जो है जल को रोगाणु रहित करने में, जल के अंदर जो बैक्टीरिया पाए जाते हैं उनको हटाने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, आपको ओजोन का उपयोग के बारे में बताया जा रहा था। तो इसमें आप देखें ध्यान से, यह एक जर्मनाशी के रूप में उपयोग होता है, कीटाणुओं को मारने के लिए इसका उपयोग करते हैं, और जल के अंदर जो रोगाणु हैं उनको मारने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसका, ठीक है, इसका तेलों, हाथी दांत, आटे तथा स्टार्च आज को विरंजित करने में भी इसका उपयोग किया रहा है। तो आप देख रहे हैं तेल को, हाथी दांत को, आटे को, स्टार्च को रंग उड़ाने के लिए, उसका कलर उड़ाने के लिए, इसका जो है उसको विरंजित करने के लिए भी ओजोन का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा पोटेशियम परमैंगनेट के उत्पादन में यह एक ऑक्सीकारक के रूप में कार्य करता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि पोटेशियम परमैंगनेट के उत्पादन में जो है ओजोन का उपयोग जो है एक ऑक्सीकारक के रूप में होता है। तो ओजोन के उपयोग में आपने देखा यह जो है प्रमुख रूप से जर्मनाशी के रूप में कीटाणुओं को मारने के लिए, जल के अंदर पाए जाने वाले कीटाणुओं को मारने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा जो है यह कलर उड़ाने में भी, इसका विरंजित करने में इसका यूज होता है, जैसे तेल, हाथी दांत, आटे, स्टार्च, इनका कलर उड़ाने में इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा पोटेशियम परमैंगनेट के उत्पादन में यह एक ऑक्सीकारक के रूप में कार्य करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यह था आपका ओजोन, ओजोन के गुण, उसके रासायनिक गुण और उसके उपयोग के बारे में। थैंक यू।